आज हमारे पास गोविंदा का एक इंटरव्यू है जो एएनआई भारत के यूट्यूब चैनल पर है। और ये कोई मामूली इंटरव्यू नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें गोविंदा अपने करियर, परिवार और विवादों पर बहुत ही खुलकर और कह सकते हैं कि एक बड़े ही दार्शनिक अंदाज में बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब ये इंटरव्यू कम और एक सुपरस्टार की साइकी में झांकने का मौका ज्यादा लगता है। Yeah. उन्होंने जो कुछ कहा उससे ज्यादा दिलचस्पी है कि उन्होंने उसे कैसे कहा। सही। उनकी मिसालें, उनकी कहानियां, ऐसा लगता है जैसे वो अपनी सच्चाई का एक किला बना रहे हैं। सही कहा। तो आज इस बातचीत के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक सुपरस्टार अपनी सच्चाई गढ़ता कैसे। जब दुनिया आपकी एक इमेज बना लेती है तो आप अपनी कहानी कैसे सुनाते हैं। तो चलिए इस इंटरव्यू में जरा गहराई से उतरते हैं। और इसकी शुरुआत होती है घर से ही, जो सबसे चौंकाने वाली बात है। हाँ, मतलब इंटरव्यू शुरू होते ही उनसे एक ऐसा सवाल पूछा गया जो घर की चारदीवारी से जुड़ा था। उनकी पत्नी सुनीता ने कहीं कहा था कि गोविंदा अपने बेटे यश के करियर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पर उनका जवाब बड़ा घुमावदार था। उन्होंने सीधे सीधे हाँ या ना नहीं कहा। नहीं, उनका जवाब समझने के लिए उनके सोचने का पैटर्न समझना होगा। बिल्कुल। वो फौरन इस आरोप को एक बड़ी साजिश का हिस्सा बना देते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि मैं राजनीति से इसीलिए हटा ताकि मेरे बच्चों पर कोई कीचड़ ना उछले, और अब घर में ही ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे ये साबित हो कि मैं फिल्मी रिश्तों में नाकामयाब हूँ। एग्जैक्टली। वो एक शब्द इस्तेमाल करती है, लोग मरे जा रहे हैं मुझे नाकामयाब साबित करने के लिए। और ये लोग कौन है, ये कभी साफ नहीं होता। वो कहते हैं कि किसी सितारे की कामयाबी किसी इंसान के हाथ में नहीं होती। वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। बिल्कुल। अगर किसी के हाथ में होता तो वो पहले अपना भला नहीं कर लेता। ये उनकी सोच का सेंट्रल थीम है कि अच्छी चीजें भगवान की देन है, लेकिन बुरी चीजों के पीछे इंसानी साजिश है। हाँ। और इन साजिश करने वालों के लिए उन्होंने एक बड़ी अजीब मिसाल दी। हाँ, वो डेंगू मच्छर वाली बात। उन्होंने कहा कि जो लोग बुरा करते हैं वो डेंगू के मच्छर जैसे होते हैं, और डेंगू के मच्छर को आप मंदिर में तो नहीं बिठा सकते। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन शायद वो कहना चाह रही हैं कि इन नेगेटिव लोगों को इज्जत नहीं दी जा सकती। हाँ, शायद यही मतलब है। बिल्कुल। और वो खुद को डिफेंड भी करते हैं, बताते हैं कि मैंने 18-20 नए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और दर्जनों कलाकारों को मौके दिए। हाँ, कहते हैं कि जब भगवान ने मुझे मौका दिया तो मैंने सेवा की। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, दूसरी तरफ वो अपना किया हुआ काम भी गिना रहे हैं। यहाँ एक विरोधाभास है। ये तो है। तो वो परिवार के मामले में भी खुद को एक तरह से पीड़ित की तरह ही पेश कर रहे हैं। और इंटरव्यू लेने वाले ने इसी दुखती रग पर हाथ रखा जब उन्होंने सीधा उनके अफेयर्स के बारे में पूछ लिया। हाँ, वो एक ऐसा मौजू है जो सालों से उनके साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और यहाँ उनका दर्द और गुस्सा दोनों बाहर आ जाता है। वो कहते हैं कि ये आरोप उन पर तब से लग रहे हैं जब लड़कियों को छूने में उनके हाथ कांपते थे। और फिर वो एक मजाक करते हैं जो असल में मजाक है नहीं। वो कहते हैं ये सब मेरा बचपन का प्यार है। मतलब जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें वो ताना मार रहे हैं। लेकिन इसके ठीक बाद वो एक ऐसी मिसाल देते हैं जो उनकी पूरी हालत को बयां कर देती है। वो बैल वाली। हाँ। वो अपनी जिंदगी की तुलना एक बैल से करते हैं। एक ऐसा बैल जिसे पूरी जिंदगी खेत जोतने के लिए इस्तेमाल किया गया, और जब वो बूढ़ा हो गया तो लोग कहते हैं कि अब इसे कसाई खाने भेज दो, क्या फर्क पड़ता है। सोचिए जरा। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। पहले उन्होंने अपने दुश्मनों को डेंगू का मच्छर कहा, छोटा, परेशान करने वाला, बीमारी फैलाने वाला। हाँ। रोगी, लेकिन जिसे इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है। अरे वाह। इन दो जानवरों की मिसाल से वो अपनी पूरी कहानी बता रहे हैं कि मैं तो एक सीधा साधा मेहनत करने वाला बैल हूँ जिसे ये छोटे छोटे मच्छर परेशान कर रहे हैं। वाह, ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। मैंने इस तरह से सोचा ही नहीं था। तो ये सिर्फ अलग अलग जवाब नहीं है, बल्कि एक ही कहानी के हिस्से हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ उनका निजी दर्द नहीं है, ये शायद 90 के दशक के स्टारडम का पूरा सार है। उस दौर में स्टार्स को सचमुच वर्क हॉर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता था। हाँ, एक साल में 8-10 फिल्में करना तो आम बात थी। बिल्कुल। तो ये उस पूरे दौर के कामकाज के तरीके पर एक टिप्पणी है। और फिर वो अपनी सफाई में कहते हैं कि मैंने 4 मिस यूनिवर्स हीरोइनों के साथ काम किया, पर कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। इसका क्रेडिट वो अपनी माँ को देते हैं जो खुद एक हीरोइन थी और जिन्होंने उन्हें ये संस्कार दिए। हाँ, और वो कोमल नाम की एक कलाकार का खास तौर पर शुक्रिया भी अदा करती हैं कि वो इस मामले पर चुप रहीं और उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया। और फिर वो अपनी माँ की एक और सलाह याद करते हैं जो शायद उनकी जिंदगी का मूल मंत्र है। परिवार के 4 सदस्यों को दुनिया मत मानना। ये बहुत गहरी बात है ना। उनकी माँ ने समझाया था कि असली दुनिया वो है जो तुम्हें प्यार करती है, तुम्हारे फैंस। सही। घर के लोग तो धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन अपनी असली दुनिया के लिए दरवाजे हमेशा खुले रखना। ऐसा लगता है कि गोविंदा आज भी इसी फलसफे पर जी रहे हैं।
मतलब वो बाहरी दुनिया में ज्यादा यकीन करते हैं। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अपने ही उनके खिलाफ हैं। और ये जो बाहरी दुनिया से खतरे का एहसास है, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये बातचीत में एक बहुत ही नाटकीय और सच कहूं तो फिल्मी मोड़ लेता है। बिल्कुल। में एक किस्सा ऐसा है जिसे सुनकर मैं सचमुच चौंक गया। उन्होंने एक घटना बताई जब 22-23 लोग आधी रात को उनकी सोसाइटी में घुस आए और उन्हें अपनी बंदूक निकालनी पड़ी। हाँ, मतलब ये किसी फिल्म का सीन लग रहा है। वही तो। वो बताते हैं कि रात का समय था, कोई पार्टी जैसा माहौल नहीं था और अचानक इतने सारे लोग आ गए। उन्हें शक हुआ तो उन्होंने अंदर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हाँ, और जब उन्होंने मुंबई पुलिस को फोन किया और फोन नहीं उठा तो उन्होंने कुछ बहुत ही अनोखा किया। वो दूसरे देश के पुलिस ऑफिसर वाली बात। हाँ, उन्होंने किसी दूसरे देश के एक टॉप पुलिस ऑफिसर को फोन पे होल्ड पे रख लिया, ताकि कोई गवाह रहे कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, और अगर कुछ हो जाता है तो कोई तो होगा जिसे पता हो कि क्या हुआ। और फिर वो कहते हैं कि जब लोग छत पर और दरवाजे पर चढ़ने लगे तो उन्हें लगा कि अब मामला गंभीर है। तब वो अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर बाहर निकले और उन सबको बंदूक की नोक पे वहां से भगाया। उनकी एक लाइन है, हम लोकल ट्रेन वाले हैं, धक्का खाए हुए लोग हैं, अगर हमारी जान पे ही आ जाए तो थोड़ी ना बख्शेंगे। ये उनकी स्ट्रीट स्मार्ट वाली इमेज को मजबूत करता है। लेकिन मुझे जो बात सबसे अजीब लगी वो इसके बाद हुई कि उन्होंने ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि वो लोग कौन थे। एग्जैक्टली। इंटरव्यू लेने वाले ने भी यही पूछा, और गोविंदा का जवाब वो उनकी पूरी सोच, उनकी पूरी फिलॉसफी को खोलकर रख देता है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, ये सब समय और एनर्जी बर्बाद करने वाली बात है। लोग आपकी एनर्जी को भटका देते हैं। एक एक्टर को इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। और यहीं पर वो अपनी एक्ट डोंट रिएक्ट वाली फिलॉसफी बताते हैं। हाँ, कि जिंदगी में या तो आप रिएक्ट कर सकते हैं या एक्ट कर सकते हैं, और एक एक्टर का काम है एक्ट करना। अगर आप हर चीज पर रिएक्ट करने लगेंगे तो आप अपना काम कब करेंगे? एक नजरिए से देखें तो ये बहुत समझदारी की बात लगती है। विवादों से बचो, अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन क्या ये किसी तरह का डर या टालमटोल भी हो सकता है? ये दोनों हो सकता है। ये एक ऐसी मानसिकता भी दिखाता है जहां आपको लगता है कि सिस्टम आपकी मदद नहीं करेगा और आप इतने शक्तिशाली दुश्मनों से घिरे हैं कि उनका सामना करना ही बेकार है। बेहतर है कि उस गली में जाओ ही मत। और ये रिएक्ट न करने की फिलॉसफी उनकी एक और आदत पर भी लागू होती है, जिसके लिए वो बहुत बदनाम रहे हैं, सेट पर लेट आना। हाँ, ये तो हमेशा से उनके साथ जुड़ा रहा है। इस पर भी उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई। वो साउथ के डायरेक्टर वाली। हाँ, एक साउथ के डायरेक्टर ने उनसे कहा कि ये संजय दत्त, सलमान खान जैसे बड़े हीरो कभी टाइम पर नहीं आते, जबकि अमिताभ बच्चन जो इतने बड़े स्टार थे हमेशा टाइम पर आते थे। फिर भी इंडस्ट्री में किसी ने उन्हें 15 साल के लिए आउट कर दिया था। और इस डायरेक्टर ने एक बहुत ही अजीब और डरावनी बात कही। उसने कहा, आंखें मीच के जूता मारो खींच के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था कि इंडस्ट्री में कोई अदृश्य ताकत जो ये सब कर रही है, जो जानबूझकर लोगों का करियर खराब करती है, चाहे आप कितने भी प्रोफेशनल क्यों ना हो। ओहो। वो कोई भगवान बन बैठा है। और गोविंदा कहते हैं कि ये बात उन्हें चुभ गई। उन्हें लगा कि ये तो सच है। पूरी इंडस्ट्री बस इंतजार कर रही थी कि ये सितारा कब गिरेगा। तो उनके लिए टाइम पर न आना शायद एक तरह का रिएक्शन था, एक तरह का विद्रोह था उस सिस्टम के खिलाफ जिसे वो अपना दुश्मन मानते थे। अच्छा, तो वो इसे इस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, वो इसे एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि जब सिस्टम ही खराब है तो मेरे अकेले के अनुशासित होने से क्या फर्क पड़ जाएगा। यहाँ भी वो खुद को सिस्टम के एक पीड़ित की तरह ही देख रहे हैं। तो इन सब साजिशों, खतरों और अपनी फिलॉसफी के बीच गोविंदा आज खुद को कहाँ देखते हैं? उन्होंने कुछ फिल्मों में नेगेटिव और कॉमिक रोल भी किए, जैसे किल दिल और हैप्पी एंडिंग। इसका कारण भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी सुनीता ने कहा कि लोग सोचते हैं कि तुम दूसरों को आगे बढ़ते नहीं देख सकते, तो इस धारणा को तोड़ने के लिए उन्होंने वो रोल किए जो उन्हें मिले। मतलब उनकी करियर के फैसले भी इस बात से प्रभावित हो रहे थे कि लोग क्या सोचेंगे। हाँ, वो लगातार अपनी इमेज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडस्ट्री को लेकर भी उनकी सोच में एक गहरी निराशा दिखती है। वो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग भगवान में विश्वास करना पसंद नहीं करते। हाँ, ये बहुत बड़ा बयान है। क्योंकि अगर वो मान लेंगे कि ऊपर कोई है तो वो गलत काम कैसे करेंगे, उनकी दुकान कैसे चलेगी। वो पूरी इंडस्ट्री को एक तरह से अधार्मिक बता रही हैं। वो अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार को इसका अपवाद मानती हैं, जो हमेशा से धार्मिक रहे हैं। इस बात से पता चलता है कि वो इंडस्ट्री में खुद को कितना अकेला और अलग थलग महसूस करती हैं, जैसे वो एक आध्यात्मिक इंसान है जो एक भौतिकवादी दुनिया में फंस गया है।
और इंटरव्यू का अंदू एक बहुत ही सीधी, तीखी और लगभग एक धमकी जैसी चेतावनी के साथ होता है। वो फिल्म वाली बात। हाँ, वो एक फिल्म का जिक्र करते हैं, शायद करण जौहर की थी, जो उनके नाम पर बनी थी, और फिल्म का टॉपिक पति पत्नी के बीच शक पर था। अच्छा। गोविंदा को लगा कि ये उनकी निजी जिंदगी पर सीधा हमला है। वो कहती हैं कि लोग कभी-कभी सबकी कहानी अपनी फिल्मों में घुसेड़ने लगते हैं। और फिर वो रजनीकांत का नाम लेकर एक बहुत भारी बात कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि अगर वो लोग मेरे हाथ लग गए तो मैं उन्हें बीच महफिल के अंदर प्रसाद दूंगा। ये लाइन सुनकर तो मैं सन्न रह गई थी। बिल्कुल। वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि मजाक हर जगह और हर तरह से अच्छा नहीं लगता। ये एक साफ चेतावनी है कि मेरी निजी जिंदगी से दूर रहो। और ये उनके पूरे इंटरव्यू का सार है। एक इंसान जो अपनी सीमाओं को लेकर बहुत सख्त हो चुका है। हाँ, उसने अपने चारों तरफ कहानियों, मिसालों और आध्यात्म की एक दीवार खड़ी कर ली है, और अगर कोई उसे लांघने की कोशिश करता है तो वो उसे बख्शने के मूड में नहीं है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझे? ये एक ऐसे सितारे की कहानी है जो परिवार, इंडस्ट्री और लोगों की धारणाओं से खुद को घिरा हुआ महसूस करता है। एक ऐसा इंसान जो अपनी दुनिया को समझने और समझाने के लिए अपनी माँ की सलाह और अपनी बनाई कहानियों पर निर्भर है। जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि सच और धारणा के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। गोविंदा के नजरिए में सच्चाई का अंश भी है, गुस्सा भी है, और शायद थोड़ा भ्रम भी। हाँ, वो हर आरोप, हर नाकामी का जवाब एक बाहरी साजिश या एक बड़ी कहानी से देती हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने लिए एक ऐसी सच्चाई बना ली है जिसमें वो हमेशा हीरो हैं, या कम से कम एक पीड़ित हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जो सिर्फ गोविंदा पर ही नहीं बल्कि हर पब्लिक फिगर पर लागू होता है। और वो सवाल ये है, जब एक पब्लिक फिगर अपनी कहानी सुनाता है तो हम उसे एक इंसान की कच्ची, अनफिल्टर्ड सच्चाई माने, या एक मंझे हुए एक्टर का एक और शानदार परफॉर्मेंस?